हेलो गाइस, डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज मैं आप लोगों के सामने लेकर हाजिर हुई हूँ एक और 90s की बहुत ही बढ़िया कामयाब थ्रिलर मूवी जिसका नाम है खिलाड़ी। जी हाँ, ये फिल्म 1992 में आई थी और इसे बनाया था अब्बास मस्तान ने। मैंने इस फिल्म के बारे में पहले भी थोड़ी बहुत बात ज़रूर की है, लेकिन फिर मुझे लगा कि क्यों ना इस फिल्म को पूरा ही डिस्कस किया जाए, क्योंकि ये एक ऐसी फिल्म है जिसको चाह कर भी कोई भी 90s के एरा में रहने वाला बच्चा, बुजुर्ग या जवान इग्नोर कर पाया हो। और आज हम लोग उस एरा में हैं जहाँ पर हम मिस करते हैं ऐसी ही फिल्मों को। तो मैंने सोचा कि क्यों ना पुरानी यादों को ताज़ा किया जाए और इस फिल्म को याद किया जाए, इस फिल्म के बारे में कुछ बात की जाए। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं इस फिल्म को आज डिस्कस करूँगी अपने पॉडकास्ट में। तो जैसे कि आप जानते हैं कि अक्षय कुमार की ये पहली फिल्म थी और इसी फिल्म से अक्षय को खिलाड़ी टाइटल से नवाजा गया था। एक तरीके से खिलाड़ी का टाइटल उनके सर पर एक ताज की तरह पहना दिया गया था और उसके बाद फिर अक्षय कुमार ने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। वहीं आयशा जुल्का जो इस फिल्म में इन्हीं की हीरोइन के तौर पर आई थी, उनको भी एक तरीके से बॉलीवुड में बड़ी जल्दी एंट्री तो मिल गई, लेकिन फिर उसके बाद धीरे 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 वो खुद ही बॉलीवुड से उन्होंने एक तरीके से अपने आप को जो है दूर कर लिया और अपने लिए खुद ही नो एंट्री के बोर्ड लगवा लिए कि वो बॉलीवुड में अब ज़्यादा काम नहीं करेंगी। कई सालों के ब्रेक के बाद अब वो दिखती हैं सीरियल्स में, इधर उधर कुछ रीजनल फिल्मों में, और सोशल मीडिया पे तो आजकल वो बहुत दिखती हैं। जैसे कि आप लोगों ने भी देखा होगा इंटरव्यूज़ वगैरह। मैं अक्सर कहती हूँ कि पहले ये एक्ट्रेसेस 90s की बॉलीवुड से दूरी बना लेती हैं, फिर उसके बाद ये उचक उचक के खुद ही आती हैं काम करने के लिए, क्योंकि अब इन्हें पता है कि अब जो है हमारे ऊपर उस तरह का खतरा नहीं रहेगा जैसे कि पहले रहता है। तो पहले इनको अपने आप को भी सेव करना होता है, अपनी फैमिली को भी प्रोटेक्ट करना होता है। और फिर उसके बाद कुछ ऐसी भी लड़कियां होती हैं जो सोचती हैं कि हम फिल्मों में काम करके जितना पैसा कमाएं उससे ज़्यादा पैसा हम फिल्मों से दूर रहकर इनडायरेक्टली फिल्म इंडस्ट्री से कनेक्ट रहकर कमाएं। ऐसे भी कुछ प्रोफेशंस, ऐसे भी कुछ काम होते हैं जो ये हीरोइंस करती हैं। वो तो खैर मैं पहले भी इसके बारे में आपको हिंट दे चुकी हूँ, लेकिन आयशा जुल्का का मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली उनके क्या रीजंस रहे। लेकिन अब आयशा जुल्का काफ़ी सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, मैरिड है, उनका कोई बच्चा नहीं है। उनकी मदर जो थी वो ड्रेस डिज़ाइनर थी बॉलीवुड में, तो इस वजह से उन्हें एंट्री मिल गई और उसके बाद उनको अच्छी फिल्में भी मिली और ऐसी फिल्में भी मिली जिसके गाने आज भी हम सुनते हैं, और जब सुनते हैं तो हमारी आंखों के सामने आयशा जुल्का का ही चेहरा दिखाई देता है। आयशा जुल्का ने बड़े बड़े एक्टर्स के साथ काम भी किया और अरमान कोहली के साथ उनकी दोस्ती काफ़ी चर्चा में रही, जिसका जिक्र भी उन्होंने शायद इनडायरेक्टली किया भी। मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर्स में काफ़ी इस रिलेशनशिप को लेकर, इस दोस्ती को लेकर भी कुछ बातें हुई थी। अब वो कितनी सच्ची थी कितनी झूठी थी वो तो खैर क्या बोलें, लेकिन ये होता है कि लड़कियां कम उम्र में इंडस्ट्री में आती हैं तो फिर बहुत कुछ गलत चीज़ों में वो पड़ जाती हैं। कभी कभी तो नादानियों में, तो कभी कभी चालाकियों की खुद की वजह से, तो कभी कभी उनको धकेला जाता है। अब हर किसी की ज़िंदगी के पहलू तो वो खुद इंसान ही जानता है, लेकिन हर कोई आकर अपने आप को बेपर्दा तो करता नहीं है। हर कोई अपने आप को विक्टिम ही दिखाता है, और कभी कभी कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो विक्टिम अपने आप को इसीलिए भी बताते हैं कि अपनी कथनी करनी को छुपा सकें। अब इसमें आयशा जुल्का की क्या स्टोरी थी वो तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन जितना भी मैं कहूँगी कि आयशा जुल्का का जो भी करियर था वो अच्छा था, यादगार था। और आज भी हम लोग अगर देखते हैं आयशा जुल्का को तो वही वो जो जीता वही सिकंदर वाली वो याद आती हैं, वो गाना ही याद आ जाता है, पहला नशा पहला खुमा। तो ये एक अच्छी एक अचीवमेंट है कि जो
आयशा जुल्का की जो फिल्में हैं, जो गाने हैं फिल्मों के, वही आयशा जुल्का की पहचान आज की तारीख में बन गए हैं। अब मैं बात करूंगी दीपक तिजोरी के बारे में। दीपक तिजोरी 90s के काफ़ी पॉपुलर दोस्त मैं कहूँगी, क्योंकि उन्होंने ज़्यादातर फिल्मों में हीरो के दोस्त की ही भूमिका निभाई है और काफ़ी मतलब शानदार भूमिका निभाई है। और ऐसे दोस्त को तो कोई भी नहीं भूलता है जो अपने दोस्त के लिए हर वक्त हाजिर रहे। तो ऐसे ही दोस्त का किरदार निभाया है दीपक तिजोरी ने। और दीपक तिजोरी के बारे में मैं एक बात कहना चाहूँगी, क्योंकि मैंने उनको बिग बॉस सीज़न 1 में देखा था, और ट्रस्ट मी, दीपक तिजोरी बहुत इंटेलिजेंट मुझे लगे थे। वो बात अलग है कि कहीं ना कहीं उनकी इंटेलिजेंस को हम लोग समझ नहीं पाए, क्योंकि हमें इतनी ज़्यादा समझ ही नहीं थी। जिन जिन लोगों को भी उन्होंने बिग बॉस सीज़न 1 में पॉइंट आउट किया था कि वो गेम खेलते हैं, वो चालाक बनते हैं, वो वाकई सच था। जो मुझे इतने सालों के बाद, शायद 20 साल के बाद, मैं ये बात आप लोगों से कन्फेस कर रही हूँ, क्योंकि सन 2006 में बिग बॉस सीज़न 1 आया था और अब 2026 चल रहा है। तो ऑलमोस्ट 20 ईयर्स बाद मैं इस बात का कन्फेशन कर रही हूँ कि यस, जो दीपक तिजोरी ने जो बातें करी, जो लोगों के गेम प्लान को जो एक्सपोज किया था, वो आज मुझे समझ में आता है कि वो कितना हद तक सही था। किन किन लोगों को उन्होंने एक्सपोज किया, मैं उन लोगों का जिक्र नहीं करूँगी, क्योंकि ये जो वीडियो है ये उन लोगों के लिए नहीं है, ये बिग बॉस के लिए नहीं है, क्योंकि ये बिग बॉस सीज़न 1 का हिस्सा थे और इस फिल्म में भी इनका एक रोल है, अहम रोल है। तो मैं इसीलिए इनके बारे में चर्चा कर रही हूँ और इनसे जुड़ी चीज़ों के बारे में चर्चा कर रही हूँ, और बिग बॉस भी उनमें से एक है। और मुझे एज अ डायरेक्टर तो मैं इनको नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि इनकी कोई भी डायरेक्ट की हुई फिल्म आज तक कोई बहुत बड़ी कामयाब मूवी नहीं रही। लेकिन हाँ, एक्टर के तौर पर और एज अ ह्यूमन के तौर पर मैं इनको कहूँगी कि ये एज अ ह्यूमन बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं और एक्टर अच्छे हैं, डिसेंट हैं। अब मैं बात करूँगी इस फिल्म की चौथी शख्सियत के बारे में, जिसका नाम है सबीहा। सबीहा जो हैं आयशा जुल्का की फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड का किरदार निभाती हैं इस फिल्म में। क्या आप लोग जानते हैं कि सबीहा फराह खान और साजिद खान की हाफ सिस्टर हैं, यानी कि सौतेली बहन है, क्योंकि साजिद खान और फराह खान के जो फादर ने एक और शादी की थी और उन्हीं से ये बेटी हैं सबीहा। इनकी मदर भी ब्लैक एंड वाइट एरा की मशहूर अभिनेत्री रह चुकी हैं, और इन्होंने कुछ फिल्में भी करी हैं, जैसे कि तुम सा नहीं देखा और मेरे महबूब, और काफ़ी इन्होंने काम किया है। और इसके चलते फराह खान के पिता ने इनसे शादी कर ली थी। तो फिर अब आप समझ ही सकते हैं कि क्या सिचुएशन रही होगी। लेकिन कभी भी खुल कर के ये सारी बातें कभी सामने नहीं आई हैं। आज की तारीख में सबीहा जो हैं एयर होस्ट्रेस बन गई थी जब उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ा, और आज की तारीख में वो अपनी मदर के साथ ही रहती हैं। उन्होंने शादी नहीं की है और वो अपनी मदर की ही देखभाल कर रही हैं। वो एक सिंगल चाइल्ड हैं और अपनी मदर को सिंगल हैंडेडली जो हैं वो सारा कुछ मैनेज कर रही हैं। ऑफ कोर्स वो कुछ काम वगैरह भी कर रही होंगी। अब उन्होंने अपना करियर क्यों छोड़ा? क्योंकि उन्होंने एक बहुत ही बड़े सुपरस्टार, पहले सुपरस्टार बॉलीवुड के जो थे, उन पर कुछ संगीन आरोप लगाए थे, जिसके चलते उन्हें अपने करियर से हाथ धोना पड़ा था। अब ये जो मी टू मूवमेंट है, ये हम लोग कहते हैं, अक्सर हम लड़कियों को बोलते हैं कि भाई तुमने पहले क्यों नहीं बोला, तुम्हें तो पहले बोलना चाहिए था, इतने साल लगा दिए। देखिए, नहीं आती है हिम्मत, कभी कभी सिचुएशन ऐसी क्रिटिकल होती है। और इतनी लड़कियां डरती थीं पहले, पहले सोशल मीडिया तो था नहीं, और कुछ जो लड़कियां सामने भी आईं तो उनका क्या हश्र हुआ। ये जितनी बैकग्राउंड डांसर्स होती हैं, इनका क्या हाल होता है। हम लोग तो चलो एक वेब सीरीज़ में देखकर थोड़े से हैरान हो गए, जो ये लड़कियां फेस करती हैं, बहुत बुरी हालत होती है इनकी। ऐसे में अगर आप देखिए कि इस लड़की ने हिम्मत करके कुछ बोला, सच बोला झूठ बोला, वो एक अलग बात है।
और जिसकी वजह से इसी का नुकसान हुआ, इसको बहुत बड़ा जो है एक खामियाजा भुगतना पड़ा, इसका करियर भी बर्बाद हो गया। अब बहुत से लोग कह सकते हैं कि हो सकता है इस लड़की को किसी ने बरगलाया हो, किसी ने अपनी दुश्मनी निकलवाई हो, इसके कंधे पर रखकर बंदूक चलाई हो। बिल्कुल ये हो सकता है, मैं इस चीज़ को नहीं कुछ कह सकती हूँ, लेकिन अगर ये सच था तो ये बहुत ही डरावना और बहुत ही डिस्टर्बिंग सच था। बट ठीक है, आज ये सरवाइव कर रही हैं, ये ठीक हैं, और मैं चाहती हूँ कि ये स्वस्थ रहें और अपनी मदर को संभालें और ख़ुद भी इनकी हेल्थ जो है वो बनी रहे। तो ओवरऑल ये फ़िल्म 4 दोस्तों की होती है जो शरारत मस्ती करते हैं, और मस्ती करते करते इनको फिर थोड़ी सी चुल मचती है कि क्यों ना सबीहा के फादर प्रेम चोपड़ा पर कुछ प्रैंक किया जाए, एक झूठा एक किडनैपिंग का षड्यंत्र रचा जाए, जिसकी वजह से जो फादर हैं सबीहा के वो डर जाएं। तो उनको डराने के लिए जो है ये सारा प्लान होता है, और ये प्लान तब उलट जाता है जब सबीहा की डेथ हो जाती है। सबीहा का वाकई कोई चाकू मार के मर्डर कर देता है। उसके बाद क्या होता है, कैसे ये तीनों अक्षय कुमार, आयशा जुल्का, दीपक तिजोरी कैसे इस सिचुएशन से निकलते हैं, यही इस फिल्म की कहानी है। कहानी बहुत ही एंगेजिंग है, बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही थ्रिल एक्साइटमेंट से भरी हुई है। इस फिल्म में आपको कूनिका जी भी दिख जाएंगी जो बिग बॉस में आई थी अभी कुछ महीने पहले। उनका यंग अंदाज आपको देखने को मिलेगा। अक्षय कुमार के साथ डांस करती हुई भी आपको दिखेंगी। और देखिए आयरनी कैसी है कि आज जो है कूनिका जी एक मदर फिगर बन चुकी हैं, और वहीं अक्षय कुमार जो हैं वो हीरो बन के अभी भी बॉलीवुड में अपने से छोटी लड़कियों के साथ नाचते गाते हैं। तो ये एक जो कहते हैं ना एक जेंडर बायस यहाँ पर भी दिखता है। बट खैर ठीक है, कुनिका जी अपने टाइम में काफ़ी हॉट थी, काफ़ी स्मार्ट थी, काफ़ी उनकी पर्सनालिटी थी जो आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगी। इस फिल्म में अनंत महादेवन भी हैं जो जाने माने राइटर डायरेक्टर हैं, और काफ़ी उन्होंने इंडस्ट्री में काम किया है। और उन्हीं की एक सीरीज़ भी आई थी घूंघट के पटखोल, जिसकी कहानी से इंस्पायर होकर बनी थी ये लापता लेडीज़ करके। तो काफ़ी मंझे हुए कलाकार इस फिल्म में आपको देखने को मिलेंगे। शक्ति कपूर का भी एक पॉजिटिव रोल आपको देखने को मिलेगा। प्रेम चोपड़ा तो हैं ही, जॉनी लीवर का भी एक हंसमुख नया अंदाज आपको, जो अब वो अपने करियर में नया नया अपना करियर एस्टैब्लिश कर रहे थे, तो उनकी जो कॉमिक टाइमिंग होती थी, कैसे वो कॉमेडी करते थे, वो भी आपको देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल ये जो फिल्म है ये इसी उद्देश्य के साथ दिखाई गई है कि हंसी मजाक उतना ही अच्छा लगता है जब तक सामने वाला उसे एक्सेप्ट कर रहा है। जो हंसी मजाक शरारत किसी की जान पर भी बनाए, वो हंसी मजाक सही नहीं है, वो बिल्कुल ख़राब है। वो ऐसा हंसी मजाक जो है वो ना करो। कोई ऐसा मजाक करो जिसको मजाक को देखकर सामने वाले के मन को तसल्ली हो, खुशी हो, कोई डर जाए, कोई कांप जाए, किसी की ज़िंदगी दांव पे लग जाए, ऐसा मजाक मत करो। यही इस फिल्म का मैसेज था जो बहुत ही उम्दा था। लेकिन उस उम्दा मैसेज को पहुंचाने के लिए जो पूरा आप कह सकते हैं एक भूमिका बनाई गई, वो बड़ी ज़बरदस्त थी। फिल्म के गाने बड़े अच्छे हैं, मतलब मेजॉरिटी सारे गाने बड़े अच्छे हैं। और 90s में इनके गानों ने बड़ी धूम मचाई थी इस फिल्म के, क्योंकि गानों का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है पब्लिक को सिनेमा घर की तरफ आकर्षित करना। यही वजह है कि जो आजकल के जो फिल्में हैं वो सिनेमा घरों में क्यों दम तोड़ देती हैं, क्योंकि गाने भी अच्छे नहीं होते। तो गानों का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। अब ये जो बॉर्डर 2 है ये क्यों चली है, क्योंकि संदेश से आते हैं, इस गाने के साथ जो लोगों की रूहें जुड़ रखी हैं, उन रूहों को वापस से जगाने के लिए लोग सिनेमा घर में पैसा अपना बहाने को भी तैयार थे। तो ये एक बात होती है, क्योंकि पहले 90s के गाने ज़बरदस्त होते थे और गाने बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करते थे एक फ़िल्म को बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाने के लिए। तो वही वाली जो टेक्निक है वो अब शायद अगर बॉलीवुड अपनाए, कुछ अच्छा म्यूज़िक लेकर आए, तो शायद फिल्में भी चले। एटलीस्ट गानों को देखने के लिए, सुनने के लिए तो पब्लिक थिएटर में आए।
लेकिन अब कुछ ऐसा होता नहीं है। तो जतिन ललित का संगीत था, जो संगीत काफ़ी मधुर था, और आज भी जब उसे सुनते हैं, गुनगुनाते हैं, तो बड़ा अच्छा महसूस होता है। तो ओवरऑल ये फ़िल्म यूट्यूब पर बिल्कुल अवेलेबल है, मुफ्त में अवेलेबल है। आप इसे देखिए और अपनी फैमिली के साथ, तो खैर मैं ये नहीं कहूँगी कि आप फैमिली के साथ नहीं देख सकते। अब कुछ गाने हैं रोमांटिक जो आप आगे कर दीजिएगा तो आप आराम से देख सकते हैं। इसमें गुड्डी मारुति भी हैं, जो 90s में सबकी फ्रेंड बनकर दिखती थी, चाहे वो दिव्या भारती हों, किमी काटकर हों। 80s में भी उनकी फिल्में आती थीं, तो काफ़ी क्यूट सी थीं। अब तो उन्होंने काफ़ी वेट शायद रिड्यूस कर लिया है, तो उनका भी मैंने पॉडकास्ट सुना था उनके बारे में भी। तो काफ़ी फ़िल्मों में जो हैं किमी काटकर के साथ या आयशा जुल्का के साथ भी जो गुड्डी मारुति काम कर चुकी हैं। तो ये चेहरे हैं जो अब क्या क्या इन चेहरों के बारे में बोलूं। ये चेहरे अब बड़े भले ही इन चेहरों की उम्र अब हो गई है, लेकिन ये चेहरे जब 90s में हमें दिखते थे तो बड़े अच्छे लगते थे, और अभी भी ये चेहरे दिखते हैं। भले ही ये चेहरे बड़े हो गए हैं, उम्र दराज हो गए हैं, फिर भी इनको देखकर एक अजीब सी खुशी होती है, क्योंकि इन चेहरों के साथ वो खूबसूरत यादें जुड़ी हुई हैं जो हमारे बचपन की थी। जो 90s का जो वो गोल्डन एरा था जिसमें हम लोग जीते थे, वो उन यादों को ताज़ा कर देती हैं, क्योंकि अब वैसी यादें अब हमें नहीं मिल सकती हैं। हम शायद बड़े खुशकिस्मत हैं कि हम ऐसे एरा से निकल के यहाँ तक पहुँचे हैं। तो खैर ये फ़िल्म बहुत अच्छी है, वाकई जेन्युइन थ्रिलर फिल्म है ये। जैसी थ्रिलर फिल्म होनी चाहिए वो सारे एलिमेंट इस फिल्म में मौजूद हैं। परफेक्ट सस्पेंस है, परफेक्ट, जो कहते हैं ना सस्पेंस खुलता है तो लोग भौचक्के रह जाते हैं। जैसा होना चाहिए, जैसे एक्सप्रेशन पब्लिक के चेहरे पे आने चाहिए, बिल्कुल वैसे एक्सप्रेशन आते हैं जब हम इस फिल्म की एंडिंग में पहुंचते हैं। तो भाई मैं किसी की परफॉर्मेंस को कोई रेट नहीं करूँगी, क्योंकि सब बड़े ज़बरदस्त रहे। सब ने अपना काम बड़ी ईमानदारी से, बड़ी बखूबी तरीके से और बड़ी ही सेंसिबल तरीके से किया है। तो आप इस फिल्म को देखिए, और अक्षय कुमार को देखकर भी आपको अच्छा लगेगा कि कहाँ से कहाँ तक ये इंसान पहुँचा है। आपको अक्षय कुमार की जर्नी से पता चल जाएगा कि इस बंदे ने कितनी मेहनत करी है और कितना झोल किया है। क्योंकि जब आप इस बंदे को देखेंगे पहली फिल्म के तौर पर, तो आपको लगेगा कि भाई इस बंदे को भी शायद नहीं पता होगा कि आगे जाकर ये कहाँ का कहाँ पहुँच जाएगा। तो ये एक अच्छा फील आता है देखकर, एक मोटिवेशन भी मिलती है। क्योंकि जब अक्षय कुमार इंडस्ट्री में आए थे तो बहुत ही नॉर्मल ही दिखते थे। वो बात अलग है कि इन्होंने आगे फिर अपने पर मेहनत करी, अपने आप को तराशा। ठीक है, जो भी ये हरकतें करते हैं उल्टी सीधी, वो एक अलग बात है, लेकिन मेहनत भी करी है। तो इसी के साथ अब मैं इस वीडियो को बंद करती हूँ। बहुत जल्दी मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ ब्लेस्ड डे। और प्लीज़ मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कुछ ओपिनियन शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा है, किसी और के शेयर करने लायक आपको लगता है तो ज़रूर शेयर कीजिए। मुझे कोई एतराज़ नहीं है। बहुत जल्दी मिलूंगी आपसे। थैंक यू सो मच।